हेलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस। अब तक हमने पढ़े थे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 3 पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट या आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और हम पढ़ेंगे जीन प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे कर सकते हैं। उस आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम तो जरूर है, लेकिन हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, जिससे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट्स को और रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को आपस में सेपरेट कर सकें, या जो डिजायर्ड जीन हमने जिस वेक्टर में डाला है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर लिया हमने, ये एक वेक्टर है, वेक्टर डीएनए है, और इस वेक्टर डीएनए में हमने कुछ डिजायर्ड जीन है, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट जो है जिन्हें एंटर करना है, जो पहले टेक्निक पढ़ चुके हैं। हमने इस वेक्टर डीएनए में डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमको कॉलोनी मिली बैक्टीरिया की, जिनको हम रिकॉम्बिनेंट्स भी कह सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जीन ऐसे होंगे जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इंसर्ट हो चुका होगा, लेकिन कुछ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रिकॉम्बिनेंट नहीं बने, क्योंकि इनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं किया। अब इन वेक्टर्स को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या पूरी कॉलोनी को जो हमको मिली, उसको हम एक बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराने पर हमने उसका कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हमें 3 फॉर्म मिलती हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की। क्या किया था हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ इंट्रोड्यूस कराया, जिससे वेक्टर डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया। कुछ में हो गया, कुछ में नहीं हुआ। ये कॉलोनी है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमने प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए कराया, उसकी वेक्टर डीएनए मिले हमको। इसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट हो गए और कुछ रिकॉम्बिनेंट नहीं हुए। इनको हमने किसमें, एक होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराया। इस बैक्टीरियल सेल में इन्होंने इंट्रोडक्शन किया और कल्चर किया। अब इस बैक्टीरियल कॉलोनी को कल्चर करते हैं तो उसमें 3 फॉर्म मिलती हैं बैक्टीरियल सेल्स की। एक वो फॉर्म जिनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिनमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इनमें नहीं हुआ, तो ये कहलाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्म। और जिन 2 में हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स, ये दोनों कहलाएंगे ट्रांसफॉर्म्ड। इनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गए। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, इसमें ये वाला डीएनए, वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले में जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। यानी हमें 3 टाइप की सेल मिलेंगी एक ही बैक्टीरियल कल्चर कॉलोनी में। एक जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, और 2 जो सेल्स होंगी जो ट्रांसफॉर्म कहलाएंगी। ट्रांसफॉर्म में एक वो जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पहुंचा, केवल वेक्टर डीएनए पहुंचा, और एक वो जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा। यानी एक वो जिनमें ये वाली सेल्स पहुंची रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली, एक वो जिनमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स पहुंचे। तो 3 टाइप की हमें सेल्स मिल गई। अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, आगे का प्रोसेस होना चाहिए इनको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकें, या इनको आइसोलेट कैसे कर सकें, सेपरेट कैसे कर सकें, अलग अलग कैसे कर सकें। तो अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करने के लिए इनको हम जो आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट है, उसके लिए जनरली हम 2 टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक एंटीबायोटिक बेस्ड टेक्निक सिलेक्शन, दूसरा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। बच्चों यहाँ पर 2 टेक्निक्स होती हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यूज होती है। पहली टेक्निक है एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन, दूसरा है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो सबसे पहली टेक्निक हम देखते हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन। इस टेक्निक में हम एक वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम आपने बहुत पहले सुन रखा है, इसका नाम है PBR322, प्लाज्मिड बॉलीवुड रेड्रिगेज 322। इस वेक्टर को हमने यूज किया। क्यों यूज किया? इस वेक्टर के अंदर 2 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर होती है। एक ये हमको दिखाई दे रही है जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट है, और एक इधर दिखाई दे रही है जो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट है। हम कोई सा भी एक जीन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और जिसमें आपका डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा के, मान लीजिए हम लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जीन पे यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है क्लोनिंग साइट पे। उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है BAM-H1। तो हमने क्या किया, BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस वेक्टर में यूज किया। इसने उस जीन को कट किया, कौन से, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, जिसमें रेजिस्टेंस पावर थी।
और इस बाम H1 के साथ सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के एंजाइम के साथ हमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराया जो उसको वहीं पर कट करके क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो इसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पावर वाला जीन था उसमें इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस पावर वाला जीन था उसको इनएक्टिवेट कर दिया। एम्पिसिलिन वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला जो रेजिस्टेंस पावर जीन था अब वो इनएक्टिवेट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूछा जाता है नीट के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या इंसर्शन इनएक्टिवेशन? तो किसी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर वाले जीन वाले वेक्टर में इंट्रोड्यूस करा के उस जीन को इनएक्टिवेट कर देना इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है। अभी जो बैक्टीरियल कल्चर मिल गया, किसी में इंसर्ट हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, तो ये 3 टाइप के आपकी सेल्स मिली होंगी, बैक्टीरियल सेल्स। इसको बैक्टीरियल सेल में कल्चर करेंगे तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट 2 टाइप के 3 टाइप की सेल्स मिलेंगी। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक रिकॉम्बिनेंट्स। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस तो किया, वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक में नहीं होगा। तो जिनमें नहीं होता है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें होता है वो रिकॉम्बिनेंट्स कहलाते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है, जबकि इनके अंदर रहते हैं। यहां पर हमने कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर खत्म की है? टेट्रासाइक्लिन। तो इस तरीके की जो सेल मिलेंगी उसमें एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी, यानी इस एंटीबायोटिक में इनको ग्रो करने पर ये खत्म हो जाएंगे। जबकि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में डायरेक्टली रेजिस्टेंस पावर होगी, यानी एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन में हम इनको ग्रो करेंगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, खत्म नहीं हो पाएंगे। तो हमने ऐसे जो वेक्टर लिए उन सबको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया। बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें एक बैक्टीरियल कल्चर कराया, हमने बैक्टीरियल कल्चर किया। इस बैक्टीरियल कल्चर को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरियल कल्चर को हमने सबसे पहले कल्चर किया और बैक्टीरियल सेल को हमने एक एम्पिसिलिन अगार प्लेट पे हमने ग्रो कराया। तो एम्पिसिलिन अगार प्लेट पे ये जो देखिए आपकी क्या आई, बैक्टीरियल कॉलोनी आई। इन बैक्टीरियल कॉलोनी को हमने क्या किया, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर दी। अब ये अगार प्लेट या कल्चर प्लेट जो इसमें एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर है, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर, इसका मतलब अगर कोई बैक्टीरियल सेल, देखिए 3 टाइप की बैक्टीरियल सेल मिली, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में इंसर्शनल हुआ ही नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कैसा भी डीएनए वेक्टर डीएनए इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो इसके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी। यानी इन तीनों सेल्स, यानी यहाँ कल्चर बैक्टीरियल सेल को हमने कल्चर कराने के बाद एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक वाली अगार प्लेट पे हमने डाला, तो ये वाली सेल जो होंगी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, यानी नॉन ट्रांसफॉर्म तो ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर वाला जीन है ही नहीं, तो ये खत्म हो जाएंगे। अब बचे ये 2 टाइप की। तो एम्पिसिलिन में अगार प्लेट पे 2 टाइप की सेल्स ग्रो करेंगी, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल को हमने एम्पिसिलिन अगार कल्चर प्लेट पे ग्रो किया, तो हमें कुछ आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स ने ग्रो किया। अब इनको क्या किया, हमने एक रेप्लिका लिया, क्या लिया, इसी साइज का, इस प्लेट के साइज का हमने एक फिल्टर पेपर कट किया, उस फिल्टर पेपर को हमने इसके ऊपर रख दिया और इसकी क्या की रेप्लिका बना ली, इसकी फोटोकॉपी एक तरीके से हमने इंप्रेशन ले लिए। अब इस इंप्रेशन को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया टेट्रासाइक्लिन वाली कल्चर प्लेट में, यानी एक ऐसी कल्चर प्लेट जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पड़ी हुई है। अब उसमें क्या होगा, ये जो 2 टाइप की सेल्स जो थी, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स, इन दोनों टाइप की सेल्स ग्रो करनी चाहिए थी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जिनके अंदर रेजिस्टेंस पावर थी, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, वो जीन तो ग्रो कर पाते हैं, और जिसमें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर नहीं थी, यानी रिकॉम्बिनेंट्स जो हमने खत्म कर दी थी इंजर्शनल एक्टिवेशन के थ्रू, वो ग्रो नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जो ब्लू कलर से सर्किल की हुई है 2 कॉलोनी है जो ग्रो नहीं कर पाई, यानी ये कॉलोनी हुई रिकॉम्बिनेंट्स की। अब हम इसको बाकी कॉलोनियों को हो गई आपकी कौन सी, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की, तो हम इसको मैच करते हैं इसे हम बोलते हैं मास्टर प्लेट। जो एम्पिसिलिन वाली जो पहली प्लेट थी इसको बोलते हैं मास्टर प्लेट, क्योंकि अब हम इससे मैच करेंगे। इस मास्टर प्लेट से हमने मैच किया, इस प्लेट को मैच किया, तो देखिए कौन सी कॉलोनी है, एक कॉलोनी ये आ गई और दूसरी कॉलोनी कौन सी आ गई आपकी, दूसरी कॉलोनी ये आ गई। तो ये 2 कॉलोनी जो आई जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मिले, अब इस कॉलोनी को हम निकाल लेते हैं और इनको ग्रो करा लेते हैं। यानी ये जो बैक्टीरियल सेल थी या जो हमारे अंदर वेक्टर डीएनए जिसका अंदर मिला, कल्चर मिला बैक्टीरियल सेल, इनके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो भी डीएनए प्रेजेंट है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, यानी इनके अंदर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई। अब बच्चों जो सेकंड आपकी प्रोसेस आती है वो है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बहुत इजी है, देखिए
इसमें हमने एग्जांपल लिया है प्लाज्मिड जिसमें लैक्जेट जीन प्रेजेंट है। लैक्जेट जीन दैट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। एक बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज शुगर को गैलेक्टोसिडोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज शुगर जो मिल्क में मिलती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसे ही क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराया। हम लैक्टोज शुगर जनरली कलर नहीं देती, लेकिन हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है एक्स गाल। इस एक्स गाल सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराने पे क्या हुआ, इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोडक्शन किया इस प्लाज्मिड ने। इस प्लाज्मिड में हमने इसको ऐड करा दिया, जिससे इसने क्या किया, इस एंजाइम का प्रोडक्शन किया। इस एंजाइम ने क्या कर दिया, इस एक्स गाल को मेटाबलाइज करा दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कलर देती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ब्लू कलर देती है। ध्यान से सुनिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ब्लू कलर देती है। कब दिया इसने ब्लू कलर, जब एक्स गाल को मेटाबलाइज करा दिया। अब हम दूसरा करते हैं, वैसे ही हमने एक और प्लाज्मिड लिया जो लैक्जेट जीन को क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें लैक्जेट जीन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें इंसर्शनल एक्टिवेशन करा दिया। ठीक ऐसे ही इंसर्शनल एक्टिवेशन करा दिया हमने, डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया जो लैक्जेट बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करता है। जब हमने इसमें वो इंसर्शनल एक्टिवेशन करा दिया तो इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एक्स गाल मिलाने पर भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो यहाँ पर ब्लू कलर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो कलर मिलेगा वो होगा आपका व्हाइट कलर, या हम कह सकते हैं कोई कलर नहीं मिलेगा। अगर हमें कल्चर प्लेट में देखें तो कल्चर प्लेट में हमें ये ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कलर वाले दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू कलर वाले जो दिखाई दे रहे हैं यानी ये क्या है, आपके रिकॉम्बिनेंट्स। और जो व्हाइट कलर वाले जो आपके ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहे हैं ये आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, जबकि जो व्हाइट कलर वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ आपके क्या, रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से अलग करने के लिए दो प्रोसेस थी, दो टेक्निक थी, जिनका नाम है एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन ऑफ ब्लू व्हाइट स्क्रीन। बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। कोई भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया फैक्टर के थ्रू होस्ट सेल में, किसी बैक्टीरियल सेल में, तो उस जीन प्रोडक्ट के बनने के बाद अगर वो मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्यूरिफाइंग प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और जनरली ये बायोटेक्नोलॉजी की ये प्रोसेस जो है प्यूरिफाइंग प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए ही यूज की जाती है। कोई भी एंजाइम इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी जीन प्रोडक्ट इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई भी आप एंजाइम ना लेके अगर आप कहें ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, माइक्रोब्स, प्लांट सेल, फंगल सेल या बैक्टीरियल सेल, इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस टेक्निक के थ्रू। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया उसको बैक्टीरियल प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करा के उसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मोस्टली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होती है वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो मल्टीप्लाइंग होती है उसे हम बोलते हैं क्लोनिंग। अब जिस जीन की क्लोनिंग कराते हैं उसे बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन, और वो जीन कहलाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसे बोलेंगे क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो प्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, एक स्मॉल स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे। जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होता है वो तो लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं। उस चीज को प्रोड्यूस लिया कल्चर प्लेट पे, बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करा के, एनिमल या प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करा के उसका मीडियम कल्चर कराए, क्लोनिंग कराए, तो उससे रेप्लिका कराए, बहुत सारी कॉलोनीज मिल गई, उससे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की बात करें फॉर द ह्यूमन बेनिफिट, तो लेबोरेटरीज थोड़ी छोटी पड़ जाती हैं। तब हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स का, जिसमें हम लगभग 100 से 1000 10,000 लीटर तक की जीन प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो बायोरिएक्टर्स होते हैं लेबोरेटरी में तो हम कल्चर मीडियम में कल्चर ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके हम जीन प्रोटीन या प्यूरिफाइड प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें प्रेजेंट हो। लेकिन बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होती हैं, साइड में सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी बॉटम और सरफेस कुछ कर्व्ड होती है, राउंडेड होती है। इसमें क्या करते हैं, हम ब्रॉथ या कल्चर मीडियम डालते हैं, उसमें डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट वाली कल्चर सेल्स डालते हैं, और उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक आपका किसी भी बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पे जो आपकी डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल को हम बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी एक प्रोडक्ट में। और बायोरिएक्टर वो क्या प्रोवाइड करता है हमको, ऑप्टिमम कंडीशन लाइक ऑप्टिमम ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सॉल्ट्स, ऑप्टिमम एंजाइम्स या विटामिन, जो कुछ भी हमें चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज प्रोवाइड कराता है एक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जनरली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर।
एक बायोरिएक्टर के अंदर खासियत होती है, उस बायोरिएक्टर के अंदर कोई भी एक एजिटेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एक एजिटेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एजिटेटर सिस्टम लगाना चाहिए, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। एजिटेटर सिस्टम जो उसके एजिटेटिंग करा सके, उसको ग्रोथ करा सके, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करा सके उनको ग्रोथ करने के लिए, फोम कंट्रोल सिस्टम जो भी फोम प्रोड्यूस उनको कट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनको ज्यादा बढ़ने ना दे, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हर समय प्रोवाइड करा सके और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना उसको हम कर सकें, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम जिसमें हम कोई एसिड या बेस इंट्रोड्यूस करके अगर इंक्रीज पीएच है डिक्रीज पीएच है उसको हम मेंटेन कर सकें, और एक सैंपलिंग पोर्ट होता है जिसमें सैंपल्स ग्रोथ होता रहता है, लार्ज एरिया जो होता है। तो दो टाइप के बायोरिएक्टर हैं, दोनों बायोरिएक्टर में यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। एक पहला वाला इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर, इसे बोलते हैं स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर। स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर में क्या होता है, एक लार्ज वेसल होती है, आपको दिखाई दे रही है। इस लार्ज वेसल में दो इन्वेंट है, ये एक स्टराइल एयर के लिए जिसमें हम स्टराइल एयर इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमको मिल सके। दूसरा स्टीम के लिए, जो स्टीम क्या होती है आपको जो अदर जर्म्स एंड बैक्टीरिया तो उनको कंट्रोल कर सकती है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है। ये वाली जो वेंट है ये आपका एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, मतलब इससे हम एसिड या बेस को इस बायोरिएक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में आप एक रॉड दिखाई दे रहे हैं, एक हब है जो मोटर से अटैच होती है, मोटर इससे अटैच है। इस हब में बहुत सारे आप देख रहे होंगे प्रोपेलर या ब्लेड लगे होते हैं। अब ये वाले जो ब्लेड हैं आपके उस एरिया में आते हैं जहां पर फोम क्रिएट होती है, नीचे आपका ब्रॉथ रहता है। जब ये प्रोपेलर घूमता है तो ये नीचे वाले जो फ्लैट ब्लेड हैं ये कल्चर ब्रॉथ में घूम के उसमें से घूमते हैं और एजिटेटिंग कराते हैं, ऑक्सीजन गैस को मिक्स कराते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और सब सारा जो अमाउंट है वो इक्वल रखते हैं। अब इससे प्रोड्यूस हुई जो फोम है वो ऊपर आ जाती है और उसमें जो यहाँ पर ब्लेड दिखाई दे रहे हैं हम बोलते हैं फोम ब्रेकर्स। ये जब मूव करते हैं इस फोम को ब्रेक करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो आपका स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर आता है, इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें सारी वो चीजें मौजूद हैं जो टैंक बायोरिएक्टर होती है। एजिटेटर सिस्टम होना चाहिए, डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एंड सैंपलिंग पोर्ट, सारी चीजें इसमें मौजूद है। आइए नेक्स्ट आता है आपका स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर में देख रहे हैं आप, एक टैंक है, एक हब है जो मोटर से जुड़ा हुआ है। अगेन दो प्रोपेलर्स हैं जो घूमते हैं, इसमें एजिटेटिंग कराते हैं। और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका सैंपलिंग पोर्ट है। यहाँ पर एक एयर को अंदर ले जाने के लिए एयर वेंट दे रखा है, जिससे गैस के बबल्स आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं। और इसमें जो इसकी वजह से जो वाटर सरफेस होती है बबल्स निकलने की वजह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हम कह सकते हैं इसकी सरफेस इंक्रीज हो जाती है जिससे गैस एंट्रेनमेंट ज्यादा हो सके, ऑक्सीजन का ट्रांसफर ज्यादा हो सके। तो ये तो स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद आती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं, जब एक बार वो प्रोडक्ट जाता है तो उसको कमर्शलाइज करना बहुत जरूरी होता है, यानी मार्केट में उतारना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके लिए उसका प्यूरिफिकेशन और उसका स्ट्रिक्ट एक्सट्रैक्शन या क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए प्रोडक्ट जो बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड बनाए जाते हैं वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये बहुत चेक करना बहुत जरूरी होता है। जिसके लिए हम उसको क्या करते हैं, किसी की एक ऐसी एजेंसी में देते हैं जो उसके कंट्रोलिंग को चेक करती है। जैसा आज की डेट में देख रहे होंगे कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे ही वो आपके लिए नहीं डाली जा सकती, आपकी कमर्शियल यूज पे नहीं लाई जा सकती, पब्लिक के बीच में नहीं लाई जा सकती जब तक उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पूरी ना हो पाए। तो कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरी करके करे वो प्रोडक्ट्स की चेकिंग होती है, उसके प्रोडक्ट्स की उस चेकिंग होने के बाद उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज क्वांटिटी पे, उसकी क्वालिटी मेथड्स को टेस्ट किया जाता है, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है जिससे कि पब्लिक उसको यूज कर सके, कंज्यूमर्स उसको यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बच्चों यहाँ पर प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी फिनिश होती है। थैंक यू।